अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस लीगल अपडेट्स के इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जिस वक्त आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कराएं तो आपने किन चीज़ों का ध्यान करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप टैक्स रिटर्न फिल कराते वक्त, ऑनलाइन सबमिट कराते वक्त किसी ऐसे प्रोफेशनल पर्सन का इंतखाब करें जो एडवोकेट हो, आईटीपी हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो, जो प्रॉपर आपका काम करना जानता हो। टैक्स रिटर्न फाइल करना सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना मैटर नहीं करता। बहुत सारे दोस्त जो सेल्फ मोटिवेशन की बुनियाद पर और कंप्यूटर नॉलेज की बुनियाद पर इसको करते हैं, वेल एंड गुड अगर वो नॉलेज रखते हैं। लेकिन अगर नॉलेज नहीं रखते और टैक्स, ख़ास तौर पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि जो प्रॉपर सेक्शंस के तहत जो हमारा टैक्स रिटर्न फिल होता है, जिसके रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, अगर उनका नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं कि कहाँ पर आपने विद होल्डिंग टैक्सेस को एडजस्ट करना है, कहाँ पर आपका रिफंड आना है, कहाँ पर आपने एक्सपेंडिचर्स को किन किन हेड्स में देना है, सोर्सेज ऑफ इनकम किन हेड्स में देना है, फॉरेन इनकम को किस हेड में देना है, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, बिजनेस की इनकम है, सैलरी की इनकम है, उसमें डिडक्टेड हेड्स जो है उनकी एडजस्टमेंट कहाँ होनी है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा सीखने की ज़रूरत होती है और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो अपने प्रॉपर सेगमेंट्स के अंदर फिल करना होता है। तो इसीलिए किसी प्रॉपर प्रोफेशनल शख्स का इंतखाब करना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपना एनटीएन बनवाने लगें तो उस वक्त ख़ास तौर पर अपना ही जीमेल और अपना ही मोबाइल नंबर ज़रूर दें। अदरवाइज़ आजकल जिस तरह से पासवर्ड के मामला चल रहे हैं, ये पासवर्ड रिकवर करना मुश्किल हो गया है। पहले ईजी होता था तो उसके लिए आरटीओ तक जाना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है और फिर वहाँ पर जनरेट कराना होता है अपना न्यू पासवर्ड। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपना प्रॉपर जीमेल और अपना ही मोबाइल नंबर देने पर इंसिस्ट करें, या फिर नया जीमेल अपना खुद बनवाएं जो आपके नंबर पर बनाया जाए। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपना डाटा कंप्लीट फिल कराएं। आजकल के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे मोबाइल नंबर भी नहीं लेते, सिर्फ आईडी कार्ड लेते हैं, कुछ भी लेते, चंद लम्हों के बाद, घंटे एक घंटे के बाद आप फाइलर स्टेटस एक्टिव होता है, उसमें वो आपकी ना एसेट डालते हैं, ना आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ना आपके सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, ना डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर है, एवरीथिंग ज़ीरो एंड यूर फाइलर। उसके क्या होगा? लेट्स सपोज आज आप फाइलर हुए हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत सारे दोस्त फाइलर बनेंगे। पहले नॉन फाइलर को होता था 2%, फाइलर को 1% होता था, फिर 2 और 4 हो गया, फिर 2 और 7 हो गया, 3 और फाइलर को 3% लग रहा है खरीदार को, और नॉन फाइलर को 10.5%, 7.5% अमाउंट का फर्क आ रहा है। लेट्स सपोज अगर हम कैलकुलेशन कुछ देखें तो अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 7.5 का मतलब है 75,000 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स। ऑन द अदर हैंड एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपसे 2,000 रुपये लेता है, 1,000 का चालान लेट सरचार्ज का बढ़ता है, एटीएन लेट सरचार्ज, और आपका नील रिटर्न भर के आपको एक्टिव कर देता है। अब आप देखिए कि आप चंद में पहले आपने टैक्स रिटर्न ज़ीरो की दाखिल कराई है। थोड़ा समझने की, अपना माइंड सेट क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप चंद में पहले अपनी इनकम कुछ नहीं दिखा रहे कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास एसेट्स नहीं है, आप ज़ीरो पे हैं। और चंद लम्हों के बाद आप जाकर 236 के, जो कि एमपीआर का एक स्पेसिफिक पोजीशन है, जो कि परचेजर ने प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त विद होल्डिंग टैक्स पे करना होता है, वो आप पे करते हैं 236 के अंदर जाकर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने ले ली है। व्हाट इट मीन्स,
वो तो इग्नोरेंस की वजह से है कि आप नहीं जानते थे कि ये ज़रूरी था कि शो करना, लेकिन आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब क्या होगा? डेफिनेटली एफबीआर का जो रिगार्ड सिस्टम है दैट विल बी एक्टिव, कि आपके पास सोर्सेज नहीं है, आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास असासी नहीं है, और फ्रॉम विच सोर्स यू हैव परचेज द प्रॉपर्टी कॉस्ट हैविंग कॉस्ट ऑफ 50 लाख रुपीस। 50 लाख की आजकल क्या वैल्यू होती है? 5 लाख रुपए मरला 10 मरले का प्लॉट 50 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपया एवरेज छोटे छोटे शहरों में चल रहा है। बड़े रिमोट एरियाज में जैसे करोड़पति का दुनिया को लोग यहाँ पर 4-5 लाख रुपए शहर में मामूली बात है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप यहाँ पर बाय रोड पर निकल आए, ऑफ रोड पर जहाँ पर ऑफ एंड ऑन कहीं से कभी कोई ट्रैफिक गुजरती है, 25 लाख 30 लाख रुपए फी मिलना चाहिए। एनीहो, तो अपने एसेट्स जो है प्रॉपर आपने अपने टैक्स कंसल्टेंट को बताना है कि जनाब ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये खरीद करना है, ये परचेज है, ये विरासती है, ये गाड़ी है, ये दुकान है, ये मकान है, ये बाइक है, गोल्ड है, पैसा एक कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, एनी अदर प्रीशियस पोजेशन है, आपकी कोई पेंशन आती है, आपकी सैलरी आती है, आपके बिजनेस से पैसा आता है, आपकी ज़राअत से पैसा आता है, किस सोर्स से पैसा आता है आपको, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके साथ आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, वहाँ से आपको आता है, आप कमीशन एजेंट है, आप ब्रोकर है, क्या है, कहाँ से सोर्स, किस सोर्स से आप कमाते हैं और कितना कमाते हैं, फिर आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, फैमिली एक्सपेंसेस क्या है, बच्चों के क्या है, हेल्थ के क्या है, आपके एजुकेशनल एक्सपेंस क्या है, आपकी गेट टुगेदर्स पे कितना एक्सपेंडिचर है, आपकी ट्रैवलिंग पे कितना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपके जो है वो गैस का बिल कितना है, वाटर कितना है, और अदर टैक्सेस कितने हैं, और डोनेशंस कितने, एवरी हेड जो है वो एफबीआर ने बड़ा डिफाइन क्लियर किया है। तो तमाम हेड्स के अंदर आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को फिर उनको रिकंसाइल करना है। सोर्स ऑफ इनकम इस साल ये थे, पिछले साल आपके ये एसेट्स थे, इस साल आपकी बैलेंस शीट आपकी मुकम्मल कंप्लीट होनी है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और इसके साथ साथ फिर हर साल आपने 30 सितंबर से पहले अपने गोशवारी भी दाखिल करने हैं ताकि आप रेगुलर बेनिफिट हासिल कर सकें फाइलर होने का। अदरवाइज ये होता है कि अगर आप 30 सितंबर तक अपने गोशवारे दाखिल नहीं करते तो 28 फरवरी को जब नई लिस्ट बनेगी को मार्च को, तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे। अभी एक और इशू होता है जो हमारे दोस्त फेस करते हैं कि जैसे जनवरी में फरवरी में कोई दोस्त फाइलर बना और फरवरी के 28 को इनएक्टिव हो गया, वो आता है भागा उसको बताया नहीं जाता कि आप 28 फरवरी को इनएक्टिव हो जाएंगे। एटीएम से चार्ज जो भरा था वो 2022 का भरा था और 2023 का जो था वो फरवरी 24 के अंदर जाकर 28 फरवरी 2024 को जो अब बंदे फाइलर बन रहे हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे अगर वो 23 की रिटर्न नहीं भरते। अब अमूमी तौर पे क्या हो रहा है कि किसी नॉन प्रोफेशनल बंदा जो लोगों की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 23 की रिटर्न फाइल ही नहीं करते, 22 का गोशवारा होता है और 22 का ही एटीएल सरचार्ज होता है, वो अल्टीमेटली 28 फरवरी को इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इन पे केयर करने की ज़रूरत है और अपने प्रॉपर डाटा लिखवाना है कि किस मौजे के अंदर कितना रकबा है, विरासती है, कमर्शियल है, सकनी है, कितने का परचेज किया है या विरासत आई है, कब आई है, तमलीक है, पे है, हिबा है, किस सोर्स से है, कौन सी डेट पे एक्वायर किया है। और एक और चीज़ जो बहुत सारे दोस्त हमारे ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं, जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो जो टैक्स प्रोविंशियल टैक्स सूबाई टैक्स भरते हैं जो फिक्स टैक्स होता है उसकी रसीदें संभाल के रखनी चाहिए ताकि कभी भी अगर उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम के अगेंस्ट अगर ऑडिट होता है तो उसमें वो पेश की जा सकें। और अगर वो स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम की तरफ जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा टैक्स भरेंगे उसकी रसीदें PSIDs वगैरह भी अपने रिकॉर्ड में मेंटेन रखनी चाहिए ताकि एफबीआर के हवाले से तमाम रिकॉर्ड मेंटेन हो। इसी तरह जितने बिजनेसमैन हैं उनको अपने इनकम और अखराजात की तमाम चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंटली अपना जो है वो लेजर्स बनाने चाहिए और जो सैलरी पर्सन होते हैं उनकी सैलरी स्लिप्स होती हैं। ये तमाम दोस्तों को अपना डाटा प्रॉपर मुरतब करना चाहिए ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम का भी सामना ना करना पड़े और प्रॉपर फाइलर होने के एडवांटेजेस हासिल किए जा सकें। उम्मीद है कि आज का इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए बड़ा
मुआविन और मददगार साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।